आप एक बिजनेस कर रहे होते हो, तो व्हाट इज द बेस्ट वे कि आप अपने वो पहले 100,000 कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करो और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाओ या उन तक पहुंच पाओ? लेट्स बी वेरी उसमें ओपन। मैं ना इसमें पैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन टाइम जाएगा। उस समय को आप एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो आने वाले 100 साल तक वो आपको पैसा दे सके। क्या होता है फाइटर जेट मैसेजिंग इंजन कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके बारे में कैसे पता चलेगा। जैसे फेसबुक एडवर्टीजमेंट हो गया, गूगल एडवर्टीजमेंट हो गया, लिंक्डइन हो गया। द ओनली वे टू रीच पीपल इज कि क्या मुझे एड्स का ही सहारा लेना पड़ेगा? 8 साल तो मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग देखी 8 साल बाद देखी है। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मैंने पैसा नहीं देखा, लेकिन 8 साल बाद मैंने इतना देखा है कि आई थिंक वो वहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि अबे यार तू कुछ टाइम पहले जॉब पे था, 22,000 तेरी जॉब थी एंड नाउ यू आर मेकिंग करोर्स। तो 3 थिंग्स जो सेल्स पिच में बंदे को पता होनी चाहिए और उसको यूज करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, ऑफर से ही चीजें स्टार्ट होती है। अगर वो बढ़िया है तो आपको आई थिंक कभी बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के टाइम में फास्टेस्ट और बेस्टेस्ट लीड जनरेशन चैनल आपके हिसाब से क्या होता है? मेरे लिए जो काम करा आज तक वो यूट्यूब काम करा है। अगर मुझे कुछ 3-4 लो कॉस्ट मार्केटिंग हैक्स चाहिए तो आप क्या सजेस्ट करोगे? सो थैंक यू धैर्य फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। हमारे ना पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो आज मैं चाहती हूँ आप थोड़ी ऑडियंसेस को समझा दो कि भाई डिजिटल बिजनेसेस कैसे चलते हैं और कैसे आप अपनी सेल्स और मार्केटिंग को उसमें एक्सपर्टीज कर सकते हो। तो लेट मी आस्क यू फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ा रोना आजकल दुनिया में कस्टमर कैसे लाना होता है कि मैं अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचूं या उसको कैसे अपने बारे में बताऊं। तो जब आप एक प्रोडक्ट या आप एक बिजनेस कर रहे होते हो, तो व्हाट इज द बेस्ट वे कि आप अपने वो पहले 100,000 कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करो और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाओ या उन तक पहुंच पाओ? लेट्स बी वेरी उसमें ओपन। तो क्या तरीके हो सकते हैं? बिकॉज एवरीबडी, लोगों के पास बजट्स नहीं होते, तो हम उस हिसाब से ना बात करें कि आपके पास बहुत बजट है। आप अभी स्टार्ट कर चुके हो, आपको अपने पहले 1,000 कस्टमर्स को टैप करना है, तो क्या बंदा कर सकता है? ठीक है, मैं ना इसमें पैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन टाइम जाएगा। ठीक है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो टाइम लगा सकता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आउटकम क्या होगा। अगर मैं सामने वाले से 1 लाख रुपए ले रहा हूँ तो क्या वो 10 लाख रुपए बना पाएगा? ठीक क्या है। आउटकम क्या है? तो मैं उस आउटकम को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करूंगा। ठीक है। सबसे पहली चीज, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जब मैं आया था, तो मेरे साथ बहुत सारे कोचेस थे जो बहुत फेमस थे। तो मैंने उनको आउटरीच करना स्टार्ट करा कि यार पॉडकास्ट करते हैं, चलो जानते हैं, आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं। एंड दे वर लाइक एक्साइटेड कि हाँ चलो धैर्य पॉडकास्ट करते हैं। तो मैंने आई थिंक इंडिया का कोई कोच छोड़ा ही नहीं है जिसके साथ मैंने पॉडकास्ट किया ही ना हो। अब वो जब मेरे पास आए ना, तो मैंने उनसे पूछा प्रॉब्लम क्या है बिजनेस में, ये बताओ। तो उन्होंने ऑन कैमरा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। धैर्य एवरीथिंग इज सॉर्टेड, वी आर मेकिंग 100 crores, 500 crores। फिर मैंने कैमरा बंद हुआ, मैंने कहा भाई प्रॉब्लम बताओ। मैं कहा कि एक बस मुझे ये चीज़ दे दो कि मुझे प्रॉब्लम चाहिए। एक ने प्रॉब्लम बताई, 2 ने बताई, 3 ने बताई, 4 ने बताई, ऐसे 30-40 हमारे पास प्रॉब्लम हो गई। अब मैं उस टाइम पे बिल्कुल खाली था, मैं पैसे नहीं बना रहा था। तो मैंने सोच लिया था कि 1 साल चाहे पैसा नहीं बनेगा चलेगा। मेरी टीम में सारे लोग खाली हुए, 15 लोग थे, 2 बचे थे, उनको भी बोल दिया था मैंने कि तुम्हें जाना तो तुम जा सकते हो, लेकिन आगे सैलरी नहीं होगी जब तक मैं एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना लेगा। और मुझे एवरग्रीन प्रोडक्ट बनाना, तो मुझे इसमें हासिल फसल में लगना ही नहीं था। अब जो कोचेस टॉप वाले लोग थे उनसे मैंने प्रॉब्लम निकाली। प्रॉब्लम निकालने के बाद मैंने उनको एक सॉल्यूशन बना के दिया। ठीक है। अब उन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो जितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका आंसर था। तो मैंने कहा कि ये नहीं काम करेगा, लेट मेक दिस ईजी, और इसकी पैकेजिंग ईजी करता है। अब जो 30-40 कोचेस का मैंने क्वेश्चन देखे थे ना, उसमें बहुत सारे कॉमन पैटर्न थे। बहुत लोगों के, किसी के पास टाइम नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा था, किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास लीड की प्रॉब्लम थी। तो हमने ना एक सॉल्यूशन बनाया, और फिर मैंने एक इंडिया के टॉप कोच को अपना वो दिया कि भाई ये इंप्लीमेंट करके देखो, रिजल्ट बताना कुछ आया। एंड ही वॉज लाइक सो हैप्पी। उसने मुझे इतना लंबा पैराग्राफ मैसेज करा कि दे इस छोटे से ट्वीक से मेरी लाइफ बदल गई है। मैं कितना ग्रो हुआ। उसने एक CR में नंबर लिख के भेजा मुझे, इतना CR में स्केल हो गया। अब क्या था कि मैंने वो
पैटर्न देखे बहुत सारे लोगों के बीच में थे। अब हमने एक प्रोडक्ट बना दिया कि जिसको बेचने की भी ज़रूरत ना पड़े, कि ये बड़े कोचेस के बिजनेस में प्रॉब्लम है और एजेंसी में प्रॉब्लम है या कंसल्टेंट जो भी लोग हैं, तो ये मिड लेवल के लोगों में भी प्रॉब्लम होगी। जब टॉप नहीं करवाते मिड और लो भी होगी। तो मैंने एक इंस्टाग्राम का स्टेटस बनाया और मैंने डाला कि अगर आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, वी कैन हेल्प यू आउट। मेरा 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट था उस टाइम पे, और खाली स्टेटस देख के 3-4 लोगों ने ऑन द स्पॉट पेमेंट करा एंड वो मेरे उसके अंदर घुस गए। तो मैंने समझा कि यार ये रिसर्च डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आप रिसर्च डेवलपमेंट कर लोगे। जियो बड़ा क्यों बना? क्योंकि उसने कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अगर आपने निकाल लिया और बहुत अच्छा निकाल लिया, पैकेजिंग आसान कर दी, शायद आपको कोई बीट ही नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद जब हमने स्टेटस डाला, 4 लोग आए, 4 लाख का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना। और फिर मैंने सोचा कि अब फाइटर जेट मैसेजिंग इंजन बिल्ड करेंगे। अब क्या होता है फाइटर जेट मैसेजिंग इंजन, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके बारे में कैसे पता चलेगा। True. जैसे फेसबुक एडवर्टीजमेंट हो गया, गूगल एडवर्टीजमेंट हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो हमने कुछ पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करे। एंड द बेस्ट पार्ट वाज आई वाज नॉट सेलिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट मेकिंग देम बाय। जब भी मेरे पास सेल्स कॉल पे कोई आता था, बैठता था, मुझे आज तक कभी बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बोल रहे धैर्य, हम इस चीज़ को बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे एंड ये एग्जैक्ट कोई भी इंडस्ट्री में नहीं बता रहा। तो मेरा पूरा 1 साल 6 महीने पॉडकास्ट लेने में गया, रिसर्च डेवलपमेंट में गया, और जिसको कहते हैं ना एक्चुअल चप्पल घिसने वाली रिसर्च, मैंने वो करी है। मैंने चैट जीपीटी नहीं करा, मैंने गूगल नहीं करा, मैं एक्सपीरियंस लोगों के पास गया, उनकी प्रॉब्लम, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उसको पता है कि डेप्थ में होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, चाहे डिलीवरी में हो गई, चाहे सिस्टम में हो गई, प्रोसेस में हो गई, टीम में हो गई, वो एग्जैक्ट मुझे क्रक्स बताएगा, जिसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। वहीं से शुरुआत हुई हमारी रिसर्च डेवलपमेंट की, और वहीं से शुरुआत हुई हमारी प्रोडक्ट बिल्डिंग की। तो अगर किसी के पास बजट नहीं है ना, तो समय होना चाहिए, और उस समय को आप एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो आने वाले 100 साल तक वो आपको पैसा दे सके। तो सबसे पहले तो चीज़ें स्टार्ट यहीं से होती है, रिसर्च डेवलपमेंट से। तो आप कहना चाहते हो कि अगर मुझे द ओनली वे टू रीच पीपल इज कि क्या मुझे एड्स का ही सहारा लेना पड़ेगा? इज देयर एनी अदर वे आई कैन रीच पीपल? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है फॉर इंस्टेंस, बट मुझे ये नहीं पता कि अभी इसको इतनी मार्केट कहाँ तक पहुँचाऊँ या कैसे करूँ। तो इज एड्स दी ओनली वे, या शुरुआत में वो हेल्प करता है और फिर आप अपने आप को ऑर्गेनिकली बिल्ड करो? मैं तो इंस्टाग्राम स्टेटस से स्टार्ट किया था, ठीक है। पहले मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहा था। सी, इतना ज़्यादा कन्विक्शन कैसे आता है? अगर मैं सैम आपसे बोलूँ कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ 1 महीने में बना के, आप आओगे ना मेरे पास? और मैं बहुत कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ। और कॉन्फिडेंस कन्विक्शन कब आता है? तब आप बहुत प्रो बन जाते हो, जिस चीज़ को आपने खुद बनाया हो, खुद करा हो। आपने देखा है कि बहुत सारे फाउंडर्स अगर सेल्स में रहते हैं तो वैसे बेच लेते हैं, लेकिन टीम को प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो उसने बनाया है, ठीक है, उसको पता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ थी कि जो चीज़ मैंने बिल्ड करी थी ना, मुझे पता था कि मैं सामने वाले को भूल रहा हूँ या कुछ कमिट कर रहा हूँ, तो एनी हाउ मैं रिजल्ट निकाल दूंगा। और वो मेरे कन्विक्शन को देख के मेरे पास खुद आते थे, और मैं उनके साथ उतनी ही मेहनत करता था उनका रिजल्ट जनरेट करवाने में। एंड आई थिंक विद इन नो टाइम, मतलब 8 साल तो मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग देखी 8 साल बाद देखी है। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मैंने पैसा नहीं देखा, लेकिन 8 साल बाद मैंने इतना देखा है कि आई थिंक वो वहाँ खड़े होकर ऐसे लगता है कि अबे यार, तू कुछ टाइम पहले जॉब पे था, 22,000 तेरी जॉब थी, एंड नाउ यू आर मेकिंग करोस। वो मुझे भी बिलीव नहीं होता है। तो अब मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछूंगी, सो गिव मी प्रैक्टिकल आंसर्स जो शायद आपने करा हो या लोगों को करना चाहिए। तो 3 थिंग्स जो सेल्स पिच में बंदे को पता होनी चाहिए और उसको यूज करनी चाहिए, वो क्या 3 चीजें हैं? देखो, सेल्स, पहली बात, आपको सेल्स का मतलब सेल्स नहीं होता है, बेचना नहीं है। हाउ यू विल मेक देम बाय। सबसे पहली चीज, आप उसको पूरा डिटेलिंग में जाओ उसकी प्रॉब्लम को। ठीक है। 15 मिनट, पहले के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कुछ बोलना नहीं है उनसे, बस आपको उनकी सुननी है। वो आपको खुद बताएगा कि सेल्स करनी कैसे है। आप उनसे पूछना कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों है, आप मेरे पास क्यों आए हो, पूरा बताइए, किस किस चीज़ से, कैसे कैसे, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। जितना इंस्पेक्शन कर सकते हो उतना इंस्पेक्शन करो, नोट बनाते चलो, कितने का प्रोडक्ट है, क्या डिलीवरी है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, सर्कल कर लो। अब साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको वहाँ पे बार बार पिन आउट करना है, और आपको पहले ही रोड मैप दे देगा कि मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है। आगे का रास्ता वो आपके लिए खुद ही क्लियर करेगा सेल्स पे। तो सेल्स इज नॉट अबाउट टॉकिंग मोर, इट इज अबाउट टॉकिंग लेस एंड ऑन पॉइंट।
गॉट इट। पर जब हम ये करते हैं तो डू वी ऑल्सो आस्क समटाइम्स के या ये चीज में घुसना चाहिए कि आप अभी क्यों अनसेटिस्फाइड हैं इस चीज से, मतलब 100%। क्या ऐसी चीज है जो हो सकता है करंट भी वो किसी को कंसल्ट कर रहे हो, कोई उनको हेल्प कर रहा हो, कोई एजेंसी हो, कोई कोच हो, कोई भी हो, पर वहां पे कहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, क्या वो एक हमें एक पॉइंट देता है या एक और आप जैसे कह रहे हो पाथ दिखाता है कि ये पाथ नहीं लेना है क्योंकि ये पाथ उसको वहां पे सेटिस्फाई नहीं कर पाया? राइट। सो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। अगर सामने वाला बंदा कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, 10 कोर्सेज ले चुका है, कंसल्टिंग ले चुका है, बड़े बड़े कोचेस के पास जा चुका है, उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं उससे सारी डिटेल लेता हूँ। आप कहाँ गए थे, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, उसका आउटकम क्या हुआ, आपने कितना काम करा है, क्या आपने एक्चुअली में काम भी करा है जो आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, या नहीं करा है, उसका आउटकम क्या हुआ। तो मोस्टली मैं देखता हूँ उन्होंने कुछ इंप्लीमेंट नहीं करा होता मोस्टली। और जब वो मेरे पास आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि ये चीज़ आप मेरे साथ कर पाओगे। मैं तो ऐसे आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। हमारा तो वीक वाइज कंसल्टेशन होता है, ना कोई कोर्स है ना कोई ट्रेनिंग है। तो हम सीधा बताते हैं कि भाई दिस इज प्योरली कंसल्टेशन, इफ यू विल इम्प्लीमेंट देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट, अदरवाइज यू विल नॉट। एंड आप बच्चे तो हो नहीं कि मैं चम्मच डालूंगा आपके मुंह में, आपको सिखाऊंगा। आपको हम सिर्फ डायरेक्शन देंगे, दिस इज ये काम कर रहा है एंड आपको ये इम्प्लीमेंट करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो ऐसे क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जो शायद कन्वर्जन को एकदम किल कर दे, आपकी कन्वर्जन इन लेट्स से 2-3 वजह से नहीं हो पाती? देखो थोड़ा सा पीछे से सोचना पड़ेगा, कन्वर्जन क्यों नहीं होता है या लीड क्यों नहीं आती। अगर लीड आ रही है तो जंक आ रही है, जंक आ रही है तो मतलब कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है। लोग इसी से परेशान रहते हैं। फाउंडर को मैंने हमेशा सुना है, साला सेल्स टीम निकम्मी है, सेल्स नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अब ये ना फाउंडर की गलती है, ये सेल्स टीम की गलती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ऑफर जो आपने बनाया है, if it is powerful, if somebody is watching it and if they are not taking it, then they should feel stupid about it. You need to create a very 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 powerful offer. अगर वो ऑफर में दम है ना, तो मार्केटिंग वालों के लिए मार्केटिंग करना ऐसे होगा, उन्हें एफर्ट ही नहीं डालने पड़ेंगे, एंड सेल्स वालों को बेचना नहीं पड़ेगा। अब होता उल्टा है, लोगों के ऑफर अच्छे नहीं होते, मार्केटिंग वाली टीम सिर पकड़ के बैठी रहती है, क्या बनाए क्या बनाए। अगर तुम्हें सोचना पड़ रहा है मार्केटिंग के लिए, तो मतलब तुम्हारा ऑफर खराब है, मतलब फाउंडर में के दिमाग में थोड़ा सा दिक्कत है। और उसके बाद सेल्स टीम जो रहती है वो फोन पटकती रह जाती है, उनसे कोई नहीं खरीदता है, राइट। तो ऑफर से ही चीजें स्टार्ट होती है। अगर वो बढ़िया है तो आपको आई थिंक कभी बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी आपको भी बहुत सारी चीजें पता है कि मार्केट से आप बहुत सारी चीजें ऐसे लेके आई हो जिसको सेल्समैन को आपको बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, वो ऑफर बहुत अच्छा था, राइट, तो हम खरीद लेते हैं। इफ यू आर एबल टू क्रिएट अ गुड ऑफर इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो आई थिंक आपको कोई बीट नहीं कर सकता। तो अगर आज के टाइम में फास्टेस्ट और बेस्टेस्ट लीड जनरेशन चैनल आपके हिसाब से क्या होता है? सो मेरे लिए जो काम करा आज तक वो यूट्यूब काम करा है। ओके, ठीक है, मैं किसी से भी कस्टमर साइकिल पूछता हूँ कि आपको मेरे बारे में कहाँ से पता चला, आप मेरे तक कैसे पहुँचे, वो सब चीज़ें मैं उनसे पूछता हूँ। तो किसी का 80 में से, मतलब 100 में से 80% का होता है कि हमने आपको यूट्यूब पे ढूंढा है, और 20% मैंने आपको इंस्टाग्राम यूट्यूब से देखा है। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आज आपने सुबह से रील देखी है कोई? हाँ याद है कोई? हाँ, शायद 50 में से 2 ही याद होंगी। 2 ही याद होंगी। हाँ, अगर यूट्यूब पे कोई 10 मिनट की वीडियो देखते तो आप पूरे दिन याद रहता ना। बिल्कुल। सो एनी हाउ कोई भी अगर आपको 13 मिनट तक कंज्यूम कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो, क्योंकि जितनी लेंथ छोटी होगी ना उतना आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई मुझे लगता है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म इज बेस्ट टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स। गॉट इट। एंड अगर आप मेटा भी चला रहे हो, मेटा से एडवर्टीजमेंट चला रहे हो, तो डायरेक्ट उनको लीड की तरह, फॉर्म की तरह नर्चर मत करो, उनको पहले कुछ वैल्यू दो, बताओ किस तरीके से कंसल्टेशन काम करता है। तो जैसे अगर मैं करता हूँ तो मैं VSL पे भेजता हूँ, वीडियो सेल्स लेटर के ऊपर भेजता हूँ, 15-20 मिनट का तो VSL वो है, भी एक वीडियो ही हो गई, बड़ी। वीडियो ही हो गया, तो हाँ। उनको याद रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा डेटा इतना स्ट्रांग है, अगर मेरी टीम किसी को कॉल करती है आपने ये देखा था, वो तुरंत पहचान जाता है कि हाँ ये तो हम देख रहे थे, ये तो हम कर रहे थे, तो उनको हमेशा याद रहता है। तो ऑर्गेनिक वर्सेस पेड में आप कह रहे हो कि दोनों चैनल्स को साथ साथ चलाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि धैर्य आपको तो लोग देख रहे हैं, आप 8 साल से कंटेंट बना रहे हो, बट somebody जो अभी आया हो, जो थोड़ा फ्रेश हो, बट इज अ गुड अच्छा कोच है या अच्छा काम कर रहा है या अच्छी सर्विस भी है, उसके पास वो आर्मी ऑफ कंटेंट नहीं है अभी कि लोग उसको ऐसे पहचान जाए।
तो वहां पे आपको क्या लगता है ऑर्गेनिक वर्सेस पेड एड्स का स्प्लिट कैसे होना देखो चाहिए? दो तरह की कंटेंट मशीन होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, जी एक होती है इनऑर्गेनिक। जी अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग ना ऑर्गेनिक में बेचना स्टार्ट कर देते हैं और वही उनके चैनल के लिए, कंटेंट के लिए एक डेड पॉइंट बन जाता है। उसके बाद लोग एंगेज होना पसंद नहीं करते हैं, देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम हर बारी बेच रहे हो यार, तुम वैल्यू डिलीवर नहीं कर रहे हो। उसके लिए पेड इंजन को रखो और पेड में दबा के बेचो, सोचो मत एक बार भी। अगर कोई आपकी प्रोफाइल खोल के देख रहा है, अरे यार ये इतनी वैल्यू डिलीवर कर रहा है, इतना ज्यादा फ्री में सिखा रहा है, तो पेड में तो क्या ही सिखाएगा ये। तो ट्रस्ट इस तरीके से बिल्ड होता है। अब जो आप एड चला रहे हो ना, एड इज जस्ट लाइक अ व्हीकल, इट टेकिंग योर कंटेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स इट। एड का काम ना तो लीड लाना होता, ना एड का काम सेल्स लाना होता। इट जस्ट लाइक यू आपके कंटेंट को इधर से उधर दिखा रहा है, दैट्स इट। लॉजिस्टिक्स पार्टनर है आपका, आपको राइट, वो डिलीवर कर रहा है आपके क्लाइंट को एक पोजीशन, एक अलग लोकेशन पे, लेट्स से। करेक्ट करेक्ट। अब ना होता क्या है कि जब आपका कंटेंट इधर उधर दिख रहा है, तो लोग, आपने देखा होगा अमेजोन पे जा रहे हो, कोई प्रोडक्ट खरीदना, रिव्यू तो पढ़ोगे ना, बिल्कुल चाहे 200 रुपए का भी क्यों हो, है ना। बिल्कुल। तो आप सोचो कि अगर आप हाई टिकट बेच रहे हो, लो टिकट बेच रहे हो, मिड टिकट बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, तो वो आपके बारे में तो पूरा रिसर्च करके आएंगे भाई, वो अपना पैसा लगा रहे हैं। तो जब वो क्लिक करके देखेंगे आपकी प्रोफाइल, अगर उसमें कंटेंट नहीं हुआ या कोई वैल्यू नहीं हुई, उन्होंने रिव्यू आपके अच्छे नहीं देखे, तो दे विल नॉट कम टू यू। इट्स सिंपल। एड इज जस्ट लाइक अ व्हीकल, दैट्स इट। तो फाउंडर्स को यू आर सेइंग, या कोचेस या प्रोफेशनल्स को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना ही पड़ेगा? देखो मैं इस चीज़ से के ना, मतलब ये दो पॉइंट है। पहले मैं भी ये सोचता था कि पर्सनल ब्रांड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या है कि पर्सनल ब्रांड जब मेरा बन गया, तो ना मेरे ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बन गई। ट्रू। अब सब डिपेंडेंसी आपके पास आना चाहते हैं। करेक्ट, अब सब मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमने उसको जब शिफ्ट करा, तो मैंने समझा कि पैसा और ज़्यादा भी बनेगा और पावरफुल भी रहेगा। पर्सनल ब्रांड अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ें और भी हो रही हैं। क्या अंबानी ने कभी अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करा? नहीं करा। रतन टाटा ने कभी फोकस करा? कभी नहीं करा। तो उन्होंने जो फोकस करा, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने में करा। आज पूरी दुनिया उनको जानती है। तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ ऐसा बिल्ड करना है जो बहुत ही पावरफुल है, जो 1 मिलियन लोगों को मदद करने वाला है, 1 करोड़ लोगों को मदद करने वाला है, और उसके बाद आपका नाम ऑटोमेटिकली होगा। सैम, हमने किसी ने भी जो पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं ना, आप जिसने बनाया खुद, आप उनसे जाके पूछना कि आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस किया, वो कहेंगे नहीं, हम तो कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, Content पे ऑटोमेटिकली बन गया। है ना, चाहे कोई भी हो हमारी इंडस्ट्री के अंदर, है ना। तो पर्सनल ब्रांड कोई, मुझे लगता है कि आप किसी अच्छी चीज को बिल्ड करने में समय लगाओगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम फेमस, ऑटोमेटिकली यू बिकम अ पर्सनल ब्रांड। मैंने आज तक अपने पर्सनल ब्रांड पे फोकस ही नहीं करा, मैं तो बस चीजों को बेस्ट बनाता जा रहा था, अच्छा करता जा रहा था, तो उसी चक्कर में ब्रांड बिल्ड हो सो गया। मोर देन पर्सनल ब्रांड, आई शुड से कि कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे आपका पर्सनल ब्रांड भी बन जाएगा, प्रोडक्ट भी हो जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट फिट भी मिल जाएगा, क्लाइंट भी मिल जाएगा, वो सारी एक चेन बनने शुरू हो जाती है। बट वैल्यू ऑफ द कंटेंट नीड्स टू बी गुड। करेक्ट। अच्छा, अगर कोई लेट्स से कंफर्टेबल नहीं है इस चीज में, कंटेंट के बिजनेस में या कंटेंट करने में, तो फिर वो क्या करे? क्योंकि उसको अपनी सर्विस पे तो भरोसा है, बट वो खुद शायद नहीं चाहता। हाँ आना नहीं चाहता या कर नहीं सकता, ही इज नॉट कन्विंसिंग उसमें इतना, करेक्ट। या वो उसका फोटे नहीं है, तब क्या करे इंसान? सो बहुत सिंपल है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट है जो कंटेंट क्रिएट करते ही नहीं है। बिल्कुल। उनको बोलो देर है, वी आर नॉट कंफर्टेबल। मैंने कहा आर यू रेडी टू बिल्ड अ पावरफुल प्रोडक्ट? तो कहते हैं हाँ, हम सब कुछ कर लेंगे, जान लगा लेंगे। मैं उनको रिसर्च डेवलपमेंट में ना धूल चटा देता हूँ। मैं एक्चुअली बोलता हूँ इतनी रिसर्च डेवलपमेंट करनी है, जब तक मुझे सही नहीं लगेगा हम आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे। हम रिसर्च डेवलपमेंट इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी एडवोकेट के पास जाते हो, किसी सीए के पास जाते हो, उनकी सर्विसेज लेते हो, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइट, एडवर्टीजमेंट करने की, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है उनकी। अगर आप एक बहुत अच्छा ऑफर बना देते हो, एंड आपको अपने आप को मार्केट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट, मेरे ना साइकोलॉजी बहुत अलग तरीके से काम करती है। मैं बार बार ना, देखो दो तरह के कंटेंट होता है, एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड कंटेंट, एक होता है ट्रेंड बेस्ड कंटेंट। अगर न्यूटन ने बोला है कि आपने एप्पल पकड़ा तो वो नीचे जाएगा ही, ठीक है। जो रूल बने हैं वो रूल हैं, वो होंगे, वो प्रिंसिपल बेस्ड कंटेंट हो गया। एक हो गया ट्रेंड बेस्ड कंटेंट। अगर आज कोई गाना फेमस हुआ है, लोग उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया और कुछ दिन में वो डेड हो गया, तो मैं ट्रेंड से दूर रहता हूँ। मुझे ना ट्रेंड सेटर बनना है, ना मुझे ट्रेंड पे काम करना है। आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन अ प्रिंसिपल बेसिस, क्योंकि मैं
1 साल 2 साल 3 साल का नहीं सोचता हूँ, मैं अगले 10 साल 20 साल 30 साल के अंदर क्या होगा। मैंने इसलिए जो हमने कोई प्रोडक्ट डिजाइन करा है तो मैंने पहले ही सोच लिया था लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है। सैम आप बताओ, बिजनेस के अंदर लोगों को सबसे ज्यादा लोग किस चीज के लिए पागल होता है? दो तीन चीजें, मतलब प्रॉफिट, हाँ। कंज्यूम, मतलब मेरा कस्टमर कस्टमर हो गया, खुश रहे, फिर उससे मुझे प्रॉफिट प्रॉफिट हो मिले, और रिकरिंग आए। रिकरिंग आए, सेल्स हो गई, लीड्स हो हाँ। गई, बहुत सारी चीजें हो गई। तो हमने यही चीजें देखी पहले। मैं कहा ऐसा एवरग्रीन क्या है जो अगले 100 साल तक भी चलेगा। मैंने सिर्फ ये चीज देखी है और मैंने वही चीज उठाई है कि मुझे अपने प्रोडक्ट को बार बार चेंज नहीं करना, मुझे ट्रेंड सेटर नहीं बनना, मुझे ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करना है। मुझे एक ऐसी चीज बनानी जो अगले 100 साल काम करेगी। और मेरा जीतने का रीजन यही है, अगर मैं जीता हूँ आज इंडस्ट्री के अंदर, कि मैं पिछले 10 साल से लगातार कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ये चीज पता लग गई कि लोग लॉन्ग टर्म तक काम ही नहीं करते हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है मेरे पास आने के अलावा। तो हमने लॉन्ग टर्म का विजन रखा और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखा जो अगले 100 साल तक भी चलेंगे, 200 साल तक भी चलेंगे। तो हमने एक एवरग्रीन प्रोडक्ट पे फोकस करा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर इंस्टेंस अगर आप मुझे एक एग्जांपल से समझाओ कि इफ आई एम अ सीए और मुझे अपनी सर्विस को मार्केट करना है, एंड आई नो आई हैव अ गुड ऑफरिंग, क्योंकि मैं ऐसी चीजें कर रही हूँ जिससे आपका फायदा होगा इवेंचुअली, सिर्फ आपका टैक्स फाइल करने के लिए नहीं बैठे हैं या वो चीज। तो ये चीज मैं कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाऊं, क्योंकि मतलब आई नो मेरा प्रोडक्ट है, मेरा ऑफरिंग अच्छी है, बट देयर हैज टू बी सम वे ना मैं इसको पुश कर सकूं। तो मैं क्या करूं, और मैं बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकती, राइट। तो देन व्हाट आर द लेट्स से 2-3 वेज जिसमें मैं एटलीस्ट कोई पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच तो सकूं, फिर आगे देखते हैं गाड़ी कैसे चलती है। राइट। पर अभी क्या हो सकते हैं? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आउटरीच और आपका प्रोफाइल। अगर आपने बहुत अच्छी प्रोफाइल बिल्ड कर रखी है, अगर आपको अपने काम पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और आप आउटरीच करते हो, सामने वाला देख के आपकी प्रोफाइल को देख के पागल हो रहा है, तो इसके अलावा ऑप्शन ही क्या बचा ना, आउटरीच ही बचा है बस। आप ईमेल करो, आप लिंक्डइन पे मैसेज करो, या जो भी सारी चीज़ें आपको लगता है कि आप सामने वाले को वैल्यू डिलीवर कर सकते हो, एंड आप उनको पहले आपको दिखाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, लोग आप कोई सर्विस दे रहे हो, लोग आपके पास क्यों आएंगे? क्योंकि उनका आइडियल स्टेट ये है और रियल स्टेट ये है। गॉट इट। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए अगर आप प्रेजेंटेशन को दिखा देते हो कि ये चीज आपने कवर कर ली, एनी हाउ दे विल कम टू यू। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सैम आपसे पूछता हूँ कि सैम यार मुझे ना पॉडकास्ट करना है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में नंबर 1 बनना। आप मुझे बताओ कि मुझे राशमानी को भी पीछे छोड़ना है पॉडकास्ट में, क्या आप मेरी हेल्प कर पाओगे? आप बोलोगे ठीक है धैर्य करते हैं, लेकिन इसके ये नंबर्स है, ये मैट्रिक्स है, इतने पॉडकास्ट करने और पड़ेंगे, इतना टाइम लगेगा। और मुझे आपने दिखा दिया सारी चीजें और वो मेरे विजन के अकॉर्डिंग हो रही है, मैं सेकंड नहीं लगूंगा आपके पास आने के लिए, राइट? तो वही चीज होती है कि आप आइडियल स्टेट से, करंट स्टेट से आइडियल स्टेट कैसे दिखाते हो अपने क्लाइंट को, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड शुड आई, मतलब मैं अगर इतना मार्केटिंग बजट नहीं हो मेरे पास जैसे टू आउटरीच, तो कोल्ड सोशल मीडिया आउटरीच करना या थोड़ा बहुत कंटेंट के साथ करना, ये सब फॉर्मूलाज वर्क करते हैं, या मैं 100%। एड्स पे ही फोकस करूं थोड़ा बहुत, या उसका मिक्स क्या रखूं, 80-20 रखूं, 70-30 रखूं, क्या होना चाहिए राइट, वो? मैं आपको देखो सारी चीज़ बताता हूँ। मेरे यहाँ पे ना कभी मेरी फैमिली बाहर डिनर पे चली जाती थी ना, तो बजट डगमगा जाता था पूरे महीने का। तो क्या था कि मुझे पता था कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, मुझे समय ही लगाना पड़ेगा। तो मैंने अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट करा, कंटेंट क्रिएट कर करके मैंने बहुत वैल्यू डिलीवर करी। वैल्यू डिलीवर करने के बाद मेरे पास पैसा आया, उस पैसे को मैंने थोड़ा बचाया, क्योंकि खर्च करने में पहले डर रहा था, क्योंकि सब कुछ तो यही है। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा बना, फिर हिम्मत डाली, थोड़ा और डाला, फिर एडवर्टीजमेंट में डालना स्टार्ट कर दिया। पैसा एक्चुअल में बनेगा पैसे से, पैसा पैसे से जल्दी बहुत फास्ट कंपाउंड होता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो कंपाउंडिंग ऑर्गेनिक कंटेंट से थोड़ी स्लो होती है, लेकिन होती है। क्योंकि आज जो भी मैं हूँ, अगर हमारे मिलियन भी फॉलोअर सब्सक्राइबर होने वाले हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी, जहाँ पे भी, लेकिन वो मैं हूं तो ऑर्गेनिक की वजह से ना, कि पहले मैंने जीरो से स्टार्ट किया। और अगर मैं इतने लेट रिजल्ट देख रहा हूं अपनी लाइफ में 8 साल के बाद, तो अब वो कंपाउंड कर रहा है ना। वो एक स्टोरी है ना कि अगर आप हर दिन 1-1 रुपया लोगे, उसको डबल करोगे, तो वो कंपाउंड होकर कितना करोड़ों में बन जाता है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर ग्रोइंग। फिर लोगों के पास पेशेंस है? बहुत कम लोगों के पास। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक लड़की आई इंटर्न हमारे ऑफिस में, एंड मेरे सारे टीम मेंबर थे। हमने उसको बोला कि अगर तूने कॉल बुक कर दी ना हमारी अपॉइंटमेंट सेटर की तरह, तो देखते हैं तू हमारे अपॉइंटमेंट सेटर को हरा पाती कि नहीं हरा पाती। शी इज लाइक सो प्रो। उसने 5 मीटिंग बुक करी और उसने 30 मीटिंग बुक करी।
मतलब जो जेंजी है, या तो वो बहुत एक्सट्रीमली प्रो है, या वो बिल्कुल आलसी है, या वो करना ही नहीं चाहते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अच्छे लोग मिल जाए ना, तो एनी आप ग्रो कर सकते हो, और आपको पता लग जाता है, 1 महीना 2 महीना काम करो, आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा लोगों के बारे में। ये भी बड़ा प्रॉब्लम सेट है ना कि अच्छे लोग मिलना ही इज अ बिग प्रॉब्लम। पहले तो वो सॉल्व होनी चाहिए, करेक्ट। क्योंकि आप कोशिश तो करते हो और आपको लगता है हर कोई जो आ रहा है अच्छा है, बट वो रियलाइजेशन आती है कि यार एक और गया अब उसमें। इसका एक सॉल्यूशन है, बहुत बढ़िया बताता हूँ आपको। हाँ। हर फाउंडर ये प्रॉब्लम फेस करता है कि आज उसने किसी को हायर करा और वो सीखेगा, काम छोड़ के जाएगा। अब ये एक पूरी मशीन है, मैं पूरी मशीन पे किसी को नहीं बैठाने वाला। मशीन बनाने वाला तो मैं हूं, लेकिन मैं पूरी मशीन बनाना नहीं सिखाऊंगा किसी को भी। मैं कह रहा हूं, तू इस पार्ट पे लग जा, तू इस पार्ट पे लग जा, तू इस पार्ट पे लग जा, तू इस पार्ट का एक्सपर्ट बन जा। तो एनी हाउ वो आपको छोड़ नहीं पाएंगे, पूरी डिपेंडेंसी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। और ये टाइम के साथ आता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान आपको धमकी दे रहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, उनका भी सॉल्यूशन हमने पूरी कंपनी की ना एसओपी बनाई हुई है कि अगर आज मेरा कोई छोड़ के जाता है, अभी रिसेंटली हमें एक टीम मेंबर छोड़ के गया है, मेरे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, टेक केयर, है ना। तो हमने उसको भेज दिया। अब मैंने ऐसा क्यों करा, मेरे अंदर इतना क्यों कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ कोई भी जा सकता है आराम से, कोई नोटिस पीरियड दो चले जाओ। हमने ना हमारे कंपनी में 12 के 12 महीने हायरिंग चलती रहती है। हर एक प्रोफाइल के लिए एक सीनियर एक जूनियर है, हर डिपार्टमेंट में 2-2 लोग हैं, एक है ही नहीं। तो उनको भी लगता है कि डिपेंडेंसी नहीं है, पहली चीज। और जब मैं उनको रखता हूं ना, तो हमारी हायरिंग कंटिन्यूस चलती रहेगी पूरे 12 महीने। आप मेरा 300 रुपये का बजट रहता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और वो पूरे महीने हायरिंग लीड लेके आते रहता है। जो हमें लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बात करके हफ्ते में हम एक दिन टाइम निकाल लेते हैं, हम देखते हैं कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एचआर को बोल देते हैं कि भाई देखो कोई बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है, उसकी प्रोफाइल मुझे भेजना, देखेंगे इनके साथ काम करना है नहीं करना। और ऐसे लोग मेरी कंपनी में 3-3 4-4 साल से जुड़े हुए, कोई जाने का नाम ही नहीं लेता। तो हमारी चलती ही रहती है कंटिन्यूस। और जो सबसे टॉप पे पहुंच जाता है बंदा, जो बहुत एक्सपर्ट होता है, जैसे आप किसी काम में एक्सपर्ट हो, तो मैं आपसे फिर वो काम कराऊंगा ही नहीं, मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग में रखूंगा कि अब यू बिकम प्रो, आप अपने से और लोगों को बिल्ड करना स्टार्ट करो। नहीं तो आप प्रो बन जाओगे, कल आप मुझे बोलोगे धैर्य आई एम गोइंग, तो पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा, राइट। तो इसलिए जो टॉप पे पहुंच जाता है ना, उसको ट्रेनिंग वाले पार्ट में डालो, और वो दूसरे लोगों को सिखाना स्टार्ट करेगा, और वो अपने से और लीडर क्रिएट करेगा, तो मतलब बिजनेस कंपाउंड होगा। सो आई थिंक ये गलती बहुत लोग करते हैं कि दे डोंट ट्रेन। करेक्ट। वो बस फौज बना रहे हैं, एंड वो जो अच्छा कर रहा है उसको और नंबर्स दे रहे हैं कि यू नो यू सॉर्ट ऑफ गेट दिस, पर वो उसको ट्रेनिंग में नहीं डाल रहे, या उसको एक और जॉब रोल नहीं दे रहे विच इज ट्रेनिंग। और इसीलिए आई थिंक लोगों को अच्छे लोग मिल नहीं पाते, करेक्ट। या छोड़ देते हैं, वन ऑफ द रीजन। अच्छा देर, मुझे एक बात बताओ आप, जैसे एक मार्केटिंग फनल होती है जो यू नो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, कोचेस जो भी मतलब करना चाहे, तो एक मार्केटिंग फनल कैसी दिखती है? मुझे मतलब गिव मी एन आइडिया कि अब आज के टाइम में मार्केटिंग फनल्स कैसी होनी चाहिए, एंड कौन सी एक सक्सेसफुल मार्केटिंग फनल का फॉर्मूला है कि जो बंदा कर रहा है उसको पता है यार अच्छा मैंने ये सही फनल बनाई है। तो इसका क्या एक प्रोसेस है, ये आप जब बताओ स्टेप बाय स्टेप। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है फनल है क्या? फनल ये है कि बेसिकली जैसे कि जो मेरे पास आया, लेट्स से मेरी कोई भी एक्सपर्टीज देखकर या समझकर, या मुझे सिर्फ देखने के लिए आया, मैं उसको कुछ मेरे में अच्छा लगा, तो वो मेरे फनल में आ गया। मतलब मेरा एक विजन, जैसे कहते हैं एक विजन का पार्ट है, उसमें वो आया, एंड देन मैं उसको कैसे अपने हिसाब से उसको नर्चर करती रहूं कि वो उसका मेरे पे ट्रस्ट इतना बिल्ड हो जाए कि फाइनली ही अग्रीज टू बी अ पार्ट ऑफ माय सर्विस, या एज अ पार्टनर हम जुड़े। तो मतलब ये एक फनल का मेरे लिए एक ब्रॉड डेफिनेशन जो आपने डिफाइन किया ना, हाँ, ये ऑफर होता है। ठीक है। ठीक है। अब फनल लोग सोचते हैं कि एक लैंडिंग पेज से दूसरे लैंडिंग पेज को दाना, उसमें मल्टीपल ऑफर देना, नहीं, दैट इज अ नॉर्मल वर्क। एक ऑप्ट-इन पेज हुआ, दूसरे पेज पे गए, वहां पे इन्फॉर्मेशन ली, वहां से कॉन्टेक्ट करा। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि मेरे पास अच्छे लोग आए, हाई क्वालिटी के लोग आए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना 11-12 फिल्टर डाल के रखता हूँ। अच्छा। कि पहले आप इस नीश के हो, आप इतना महीने का बनाना ही चाहिए तभी आप आ सकते हो, क्या आप पर्टिकुलरली इस फील्ड से हो कि नहीं हो, या फिर हम डालते हैं कि एप्लीकेशन का फॉर्म डालते हैं, एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल फिल्टराइजेशन होता है, फिर उनसे बजट पूछा जाता है कि अगर आपके पास इतना 3 लाख बैकएंड में पड़ा है
तो ही हमारे पास आना, अदरवाइज मत आना। और कंसल्टिंग बुक करने से पहले भी हम 999 चार्ज करते हैं, तो एनी हमारे पास जंक आता ही नहीं है। तो हमने जो सबसे ज़्यादा फोकस करा ना, फिल्टराइजेशन पे करा है कि अगर मैं किसी के साथ, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन मैं जिसके साथ बैठ रहा हूँ ना, वो कन्वर्ट होना चाहिए, वो ढंग का आदमी होना चाहिए। दैट्स इट। मुझे इसके अलावा और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है कि मेरे पास 100 लोग हो जाए, मुझे नहीं चाहिए। मेरा 10 से काम चल जाएगा, लेकिन वो ढंग के होने चाहिए। क्योंकि अब जाके समझ में आता है कि टाइम कितना प्रेशियस है। अभी हमारे लिए हो गया है वो, तो हम बहुत फिल्टराइजेशन पे फोकस करते हैं कि मेरे पास लोग फिल्टर हो के आए। बट जो ट्रेडिशनली फनल अप्रोच चलती है उसमें तो ये होता है कि ऊपर जितने लोग आ जाएं, 1000, 1500, 2000, मतलब मैं इतने की फनल बनाऊं और इतने इतने करके अगर मेरे को उसमें से 2% कन्वर्जन भी मिलती है या 3% भी मिलती है, 4% भी मिलती है, व्हाटएवर आपका जो भी फिगर होता है जो आप जानना चाहते हो, तो वो उससे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये ट्रेडिशनली अप्रोच चलती गई है कि पहले मैं जनता इकट्ठा करूं और फिर उसको नैरो डाउन करके कन्वर्जन करूं। क्या ये अप्रोच अब नहीं चलती है? देखो, चलने के लिए सारी अप्रोच चलती है, ठीक Okay. है। आई एम अ रोलेक्स गाय। मुझे ना छोटी चीज़ें देखनी है, ना छोटी चीज़ें करनी है। आई एम वेरी क्लियर कि मुझे क्वालिटी लोगों के साथ काम करना है, ठीक है। अगर आप रोलेक्स की स्ट्रैटेजी देखोगे, इट्स लाइक टफ। मैंने आपसे कुछ टाइम पहले पूछा था कि आप True. करवा दोगे क्या रोलेक्स का, नहीं मिली ना। वो मिलनी ही मुश्किल है, लेकिन जो उस बायर को खरीदना चाहता है, ही इज़ लाइक वेरी सीरियस। और टॉप 2-3%, 10% लोग होंगे, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग भीड़ में काम करना चाहते हैं, काम करेगा, प्रॉफिट मार्जिन लीन होंगे, देर में रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ चीज़ें स्लो चलेंगी और आई थिंक एंड में सेचुरेट हो जाएगा। आई थिंक आप फील भी कर रहे होंगे, जो लोग वेबिनार वर्कशॉप करते हैं या मल्टीपल तरीके से प्रमोशन करते हैं, नहीं काम कर रहे हैं, दे आर क्राइंग, हो ही नहीं पा रहा है। और जो कुछ कर रहे हैं वो 1% होंगे जो जिनका बहुत अच्छा चल रहा होगा, बिकॉज दे हैव क्रैक्ड द ऑफ थिंग, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्पेसिफिक लोगों के साथ काम करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लीड की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मार्केटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ब्रांडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं आपके बिजनेस को यहाँ से यहाँ लेके चला जाऊंगा, तो आपके पास लोग ही वैसे आएंगे। फिर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लोग इस पर फोकस ही नहीं करते, वो सोचते हैं पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इस तरीके से चीज़ें काम नहीं करती। आप लेवल 1 से लेवल 2 में उसको जाने में इतना टाइम लग जाता है, तो आपका बिजनेस का कॉस्ट पर एक्विजिशन तो वैसे ही चला जाएगा, कैक डाउन चला जाएगा, सेल्स डाउन चली जाएगी। आप उसको इतनी देर में नर्चर कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट एक होना चाहिए, लेकिन बहुत तगड़ा और बहुत पावरफुल होना चाहिए। जितने भी, मैं एक बार ऑडियंस को बोल देता हूँ, जितने भी जिनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, आप उन्हीं से लाखों करोड़ों बना सकते हो, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये सोच के चलो कि सामने वाले का आउटकम क्या होगा, जो भी मेरे पास आ रहा है उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। लोग प्रोडक्ट बनाने में और बेचने में फोकस कर रहे हैं बस, इसके अलावा उनका और फोकस ही नहीं है कि हमारी सेल्स निकल जाए, इतना निकल जाए। नहीं, पहले ये देखो तुम्हारा आउटकम क्या है। वो अगर किसी का आउटकम आ गया ना, तो ऑलरेडी आपके एडवोकेट बन जाएंगे। जो आपके क्लाइंट है वही 50 लोगों को बोलेंगे जाके, आपको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। आज हम कभी भी इवेंट में जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले जिसने रिजल्ट जनरेट करा सबसे पहले उनको खड़ा करता है कि भाई तुमने 1 करोड़ करा, तुमने 5 करोड़ करा, तुमने 10 करोड़ करा। तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही बताते हैं। तो एनी हाउ वो ही और लोग लेके आ रहे हैं, अपनी कम्युनिटी का और लोग लेके आ रहे हैं। तो जब आप कह रहे हो एक प्रोडक्ट पे फोकस करो, इज इट नेसेसरी कि वो हाई टिकट ही हो? क्योंकि बहुत लोग एक बुके ऑफ प्रोडक्ट्स रखते हैं, थोड़ा एक हाई टिकट भी हो गया, एक मिडिल भी हो गया, एक लो टिकट भी हो गया, डिपेंडिंग ऑन जिसकी जैसे पॉकेट है और उसको उस हिसाब से सर्विस मिलती है। सो इज इट, क्या ये 3 लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स रखने की अब जरूरत नहीं है, या ये अप्रोच भी चल सकती है, या आप सिर्फ हाई टिकट रखो? मतलब इसमें भी क्या थॉट प्रोसेस है अब? इनकी कभी आई गेस जरूरत ही नहीं थी। वो बस कोविड आया, कोविड के चक्कर में लोग बढ़े, उन्होंने फनल बनाया और वो चीज़ें चल गई। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ, और ये चलेगी भी नहीं आगे। पर एवरीबडी डजंट बाय अ टॉप एंड कार और अ टॉप एंड वो तो। ये सब मार्केटिंग मॉडल है। सी देखो, चलने के लिए वेबिनार भी चल रहा है, वर्कशॉप भी चल रही है, मास्टर क्लास भी चल रही है, लेकिन हाई टिकट भी चल रहा है। अगर मैं आपसे एक मार्केट पूछता हूँ, वॉचेस का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन जो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है वो कौन सी है, आपको क्या लगता है? यही होंगी जो मेगा रोलेक्स वाली हैं शायद। ठीक है, अब या पाटेक फिलिप जो आज वो भी नहीं है, अच्छा, वो भी रोलेक्स है, नहीं है। क्योंकि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से, है ना। अब उसने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करी, आप सोचो कि सस्ती वॉचेस भी हैं बहुत सारी, महंगी वॉचेस भी हैं बहुत ज़्यादा। BMW क्यों बढ़ा है, मर्सिडीज क्यों बढ़ा है? ऑल्दो उनका उन कंपनी से बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, मारुति वगैरह से ज़्यादा, राइट। रोलेक्स किसी भी ब्रांड से ज़्यादा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी भी अगर देखा जाए। उनके पास घड़ियाँ ही नहीं होती है, अवेलेबल ही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे टारगेट करते हो, अपनी ऑडियंस को कैसे लेके आ रहे हो। असली प्रॉफिट तो हाई टिकट में है। और मैं एक्चुअली में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपनी इंडस्ट्री का
या तो मैगी बननी है, या पार्ले जी बनना है, या रोलेक्स बनना है, दैट्स इट। मैं देखता ही नहीं हूँ कि मुझे 100 प्रोडक्ट निकालने हैं, 10 प्रोडक्ट निकालने हैं, 3 प्रोडक्ट निकालने हैं। एक निकाल लो, तुम्हारा उससे ही नाम हो जाएगा, उससे ही तुम करोड़ों लाखों रुपए बना लोगे। मैं पिछले 5 साल से एक ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको इतना बेटर करता जा रहा हूँ, बेटर करता जा रहा हूँ। मैं इससे पूछता हूँ फीडबैक दो, लोग दे ही नहीं पाते, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है जो इम्प्रोवाइज हो सके। एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग कमी निकाल के भी कमी नहीं निकाल पाएंगे। धैर्य ऐसा हो सकता है, ये है, ये रहा। वो कहता है धैर्य ऐसा हो सकता है, ये है, ये रहा। स्टार्टिंग में मैंने फीडबैक पे बहुत काम किया, मैंने फ्लाई व्हील के ऊपर बहुत काम किया है, और मैंने इतना एग्रेसिवली काम करा है। मैंने सारी चीज़ें बहुत इंप्रोवाइज करी। किसी ने एक चीज़ बोली, मैंने तुरंत चेंज करा। आज जब मैं अभी हम बाहर बैठे हुए थे, तो आपने देखा कि मैं एग्रीमेंट के बारे में एक बात कर रहा था कि ये चेंज होना, अपडेट होना है। वी आर लाइक वेरी फास्ट। अगर मेरे एडवोकेट ने बोला धैर्य दिस नीड टू चेंज, और या मेरे किसी टीम मेंबर ने बोला ये चेंज होना है, तो मैं विदाउट एनी थॉट मैं उसको चेंज कर देता हूँ। और इस चक्कर में पहले बहुत फेल भी हुआ हूँ। मैंने कहा कि वो एक मूवी नहीं थी, अरे बटन दबाना है, बटन दबाना है, वो नहीं दबाना होता था। तो इस चक्कर में बहुत बारी फेल भी हुआ, गलत काम भी हो गया है बहुत बारी, कि ये नहीं करना था तो ये ऐसा हो गया है। तो अब उसको मुझे पता है कि चेंज तो करना ही है, लेकिन सारी चीज़ें कंडीशंस देख के, सब कुछ प्रॉपर तरीके से देख के, वी आर लाइक अ फास्ट इम्प्लीमेंटर। तो इसलिए हमारा वो और तेजी से कंपाउंड हो रहा है। Got it. तो क्योंकि धैर्य हम मार्केटिंग की इतनी बात करें, एंड ऑब्वियसली आपने ऑफरिंग पे ज़्यादा फोकस किया रादर देन द मार्केटिंग, बट अगर मुझे कुछ 3-4 लो कॉस्ट मार्केटिंग हैक्स चाहिए तो आप क्या सजेस्ट करोगे? राइट, सबसे पहले फोकस करना स्टार्ट करो अपने रेफरल्स पे। वो सबसे बड़े एडवोकेट हैं। आपका एडवर्टीजमेंट चलाने की जरूरत नहीं, कंटेंट क्रिएशन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी है ना, जैसे BNI हो गया, कंप्लीटली रेफरेंस के बेसिस पे चल रहा है यार। बिल्कुल। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन रेफरेंस, क्योंकि उन्होंने वो इकोसिस्टम, वो एल्गोरिदम क्रैक कर लिया ऑफलाइन, राइट। तो रेफरेंस पे फोकस करो, क्योंकि लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म अगर आपको अपना ROI ज़्यादा निकालना है, रेफरेंस। सेकेंड, आई थिंक यूट्यूब सबसे बेस्ट है ऑर्गेनिक कंटेंट के उसमें। और थर्ड मैं बोलूँगा कि जो B2B बिजनेस ओनर हैं उनके लिए आपका मेटा आ जाता है फिर। तो बेसिकली ये तीनों का मिक्सचर अगर कोई करे तो ठीक बहुत ठाक अच्छा, बजट में, नहीं करोड़ों में, ठीक ठाक नहीं, करोड़ों बना जाएगा फिर तो। हाँ मतलब ठीक ठाक बजट स्पेंड करने पे, मैं कह रही हूँ हाँ, कि मतलब उसको ज्यादा मेहनत उस पर नहीं करनी पड़ेगी, करेक्ट। एंड वो कर लेगा। आपने मुझे लगता है काफी एड्स का जो पूरा बिजनेस है, सिनारियो है, काफी मास्टर कर लिया है। जी। क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, कौन सी एड पे क्लिक ज्यादा आएंगे, कौन सी पे नहीं आएंगे। तो जब एड्स भी बनती है वो भी अब कंटेंट ओरिएंटेड है, Correct. राइट? तो किस तरीके का कंटेंट एक एड में भी बहुत अच्छा चल सकता है? एंड अक्सर क्या होता है, कभी कभी फाउंडर्स गलती करते हैं कि वो वही घिसा पिटा एड का कंटेंट बना रहे होते हैं कि क्या आपने ये किया, क्या आपको पता है। तो उधर क्या चेंजेस हुए हैं उस साइड पे? आई थिंक जिसने मेरे ऐड देखे हैं वो बहुत एग्रेसिव ऐड है। एंड अगर आपने, चलो कंटेंट के बारे में ही बात करते हैं, अगर आपने देखोगे एवरीबडी इज बिहाइंड द बीजेपी, लेकिन ध्रुव राठी इज एंटी बीजेपी। तो उसके कंटेंट पे आप एक बार व्यूज देखना, उसके सब्सक्राइबर देखना, एंगेजमेंट देखना। सो अगर सारी दुनिया यहाँ जानी है ना, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि दैट यू कैन अट्रैक्ट द आई बॉल्स। और मैं भी उस पैटर्न को ब्रेक करता हूँ, ये मुझे बहुत बाद में जाके समझ में आया। अब क्या होता है कि इस चक्कर में आपके दुश्मन भी बहुत बनेंगे। आप चाहे कुछ भी कोशिश कर लो, मारने की धमकी आएगी, 10 चीज़ें आएंगी, हमारे पास आती हैं ऑलरेडी बहुत सारी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपना बहुत काम के लिए ओरिएंटेड है। और आपको ये भी पता होना चाहिए किस टाइम पे कब चीज़ क्या रिलीज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ना डेटा को बहुत फोकस के साथ हम काम करते हैं। हर बिजनेस का ना एक वेव लेंथ होता है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में आपका बिजनेस ऊपर गया, फिर डाउन गया, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर डाउन जाएगा। तो मेरे पास ना एक एग्जैक्ट नंबर फिगर है। पिछले साल मैंने अगर 2 लाख डाल के 20 लाख बनाए थे ना, तो इस साल में 20 लाख डाल के 2 करोड़ बनाऊंगा। ठीक है, ये बहुत क्लियर है कि मैं इतना कर लूंगा, क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस, वो नंबर फिगर्स दे रहा है। कि अगर आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो नंबर फिगर आपके बोलने चाहिए कि यार ये प्रिडिक्टेबल है। बड़ी बड़ी कंपनी एनालिसिस इसी तरीके से करती है ना, पिछले साल ये था, ये था, ये था, इतना पैसा डाल दो, रिस्क फ्री है। या जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, क्यों चल रहा है? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये 30 की वजह से चल रहा है, XYZ। तो हम वही चीज़ करते हैं। अब जैसे होली दिवाली का टाइम आया, तो अब मेरा एडवर्टीजमेंट क्या होगा? यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाले कोच हैं, तो हमने बोला क्या आप भी एक एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कोच हो या कंसल्टेंट हो, और आप दूसरों का भविष्य बताते हो, लेकिन आपको अपने बिजनेस का भविष्य खुद ही नहीं पता है, तो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ। पैटर्न ब्रेक कर रहा हूँ ना, कुछ हार्श है ना, कुछ अलग है ना। नहीं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आज तक मैंने कभी अपने एडवर्टीजमेंट में ये नहीं बोला हाई टिकट क्लाइंट ले लो, हाई टिकट क्लाइंट, हाई टिकट क्लाइंट। मैं वो मार्केटिंग करता ही नहीं हूँ। सारी दुनिया हाई टिकट चिल्ला रही है, तभी तो वो नहीं बेच पा रहे हैं।
लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से चल रहे हैं। हम एक स्ट्रैटेजी को प्रमोट कर रहे हैं जो मैंने रिसर्च और डेवलपमेंट करके एक स्ट्रैटेजी बनवाई थी। तो लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये जाने स्ट्रैटेजी काम कैसे कर रही है। वो मेरे पास हाई टिकट के लिए नहीं आ रहे, वो स्ट्रैटेजी के लिए आ रहे जो यूनिक मैकेनिज्म मैंने बिल्ड करा। तो अभी जैसे एक था कि वेबिनार वर्कशॉप बहुत ज्यादा पैटर्न चलता है, ये आधी दुनिया इस पे ही है इसलिए लॉस में है। तो हमने उसका क्या ऐड बनाया, क्या आप भी वेबिनार और वर्कशॉप वाले भिखारी हो क्या? तो वो एकदम ऑफेंड हो जाते हैं। मैंने कहा कि अच्छा अच्छी बात है, आप ऑफेंड हो रहे हो तो आके देखो, या तो वो कमेंट करेंगे या वो आके मेरे पास प्रोफाइल में देखेंगे कि क्या है। और जब वो देखते हैं तो एनी हाउ दे विल कन्वर्ट। बेसिकली एक हुक आपने क्रिएट किया कि एटलीस्ट वो आपके पास आएगा तो सही उस Correct. चीज को देखना। अच्छा, अमूमन एक जब आप एड का एक बजट रखते हो, आपको कितना उससे एक रिटर्न ऑन दैट एड स्पेंड मिलना चाहिए? एक जनरल अगर एक नंबर हम रखें तो कि हमें पता चले यार हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। राइट। मैं आपको ना स्क्रीनशॉट दूंगा, ठीक है, अपने डैशबोर्ड के। एंड आई थिंक पूरी इंडस्ट्री में लोगों को लगेगा ये झूठा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इवन मैंने इंडस्ट्री के सारे लोगों को दिखा रखा है खोल के, और मैं अपने सारे क्लाइंट को खोल के दिखाता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग एड को इस तरीके से देखते हैं कि ये लीड लाके देगा, ये सेल्स लाके देगा, वो है ही नहीं उसका। ओके। आपका ऑफर तगड़ा है और आपका एडवर्टीजमेंट बढ़िया है तो एनी हाउ आप ROI 10x तक निकाल लोगे। इंडस्ट्री के जो टॉप कोचेज हैं, मैं उनका ROI देखा 1 और 2, 2.5। बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री है। मैं छाती ठोक के कहता हूँ, मेरे साथ मीटिंग पे एक बारी बैठ जाना, मैं अपना डैशबोर्ड खोल के दिखा रहा हूँ, हमारा 10 ROI जाता है। अब मैं आपको एक मैथ्स भी बताता हूँ इसको क्रैक करने की। एक हमारा फनल था जिसका नाम था डायरेक्ट रिस्पॉन्स फनल। उसमें मैंने अपने एक टीम मेंबर को, ये मेरी सेल्स नहीं, मेरी टीम की सेल्स है, मैंने उनको बोला कि मैं 45,000 का बजट आपको डिप्लॉय कर रहा हूँ, इसमें से एनी हाउ तुम्हें क्लाइंट कन्वर्ट करना है। मैंने कहा एक क्लाइंट भी कन्वर्ट कर लोगे ना, हमारा 45,000 रिकवर हो जाएगा। तो पहले 15 दिन कोई सेल्स नहीं, वो मैच्योर हो गया। हमने थोड़ा सा फिल्टराइजेशन और बढ़ाया, फिर 5 सेल हुई, 7.5 लाख का बिजनेस हुआ, फिर और सेल हुई। उस फनल ने हमें महीने के एंड तक 11.5 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें हमने 45,000 इंप्लीमेंट करा। 10x से भी ज्यादा ROI है। और आधे से ज्यादा एजेंसी या लोगों को ये नहीं पता होता कि पिक्सल स्कोर होता क्या है। उनका पिक्सल स्कोर ही इंप्रूव नहीं होता। मैं कह रहा हूँ जितनी 9x 9 फिगर जो लोग कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि पिक्सल स्कोर होता क्या है। तो अब क्या है कि अगर आपकी चीजें बहुत ही प्रीमियम है, सही तरीके से आपने कर रखा, मेरा पिक्सल स्कोर 9.3 है 10 में से, क्योंकि हमने उसके ऊपर काम करा, अपने डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा काम करा है कि हमारे ऐड उनको ही दिखाई दे जो मर्सिडीज देखते हैं, प्राइवेट जेट देखते हैं, जिनके पास पैसा है। हमने उस एल्गोरिदम के ऊपर काम करा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने इंस्टाग्राम खोला और आपने रील देखनी स्टार्ट करी। अगर आप डॉग देख रहे हो तो डॉग दिखने स्टार्ट हो गए, कैट देख रहे हो तो कैट दिखनी स्टार्ट हो गई। जो भी आप देख रहे हो आपको वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। ट्रू। पर ऐड को कौन बताएगा कि उसकी ऑडियंस क्या है? वो हमें बताना पड़ता है। वो कोई एल्गोरिदम उसको नहीं बताता, वो तो टेस्टिंग के बेसिस पे चलता है। लेकिन अगर आप उसको फास्ट ट्रेन कर दोगे खुद ही बता के, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता है, इसलिए उनके पिक्सल स्कोर खराब रहता है। आज जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, अपनी एजेंसी से जाके पूछो कि आपका पिक्सल स्कोर क्या है। आप बता भी दो पिक्सल स्कोर क्या है, शायद लोगों को नहीं पता होगा, नीचे क्वेश्चंस आ जाएंगे कमेंट में कि जो- पिक्सल स्कोर क्या है। क्या जो मेन डेटा होता है ना, जहां से एडवर्टीजमेंट चलती है ना, उसका स्कोर होता है कि आपके पास किस क्वालिटी की लीड आ रही है, आप किस क्वालिटी के लोगों को नर्चर कर रहे हो। तो आधे से ज्यादा को ये पता ही नहीं होता। इवन जो लोग 9 फिगर भी कर रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता होता। जब मैं उनके साथ बैठता हूँ बताता हूँ कि भाई देखो दिस इज द थिंग। अब आप सोचो कि 45,000 हमने डाला और 11 लाख के आसपास करा, हमारा बजट रहता है कुछ 5-6 लाख, और हम 45 to 50 लाख निकालते हैं हर महीने विदाउट फेलिंग। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ऑडियंस को समझते हो कि नहीं समझते हो, आप एल्गोरिदम्स को समझते हो कि नहीं समझते हो, आप अपने नंबर्स फिगर को समझते हो कि नहीं समझते हो। कब सारी दुनिया में लोग आपको बताएंगे स्केल करो स्केल करो स्केल करो, अबे कब डी स्केल करना है ये भी बताओ, कब पैसा नहीं लगाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो लोग स्केलिंग कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, वहां से रिजल्ट कमाने हो सब, फिर वो पैसे डालेगा डाउन चला, नहीं फिर पैसे डालते हो, जो बनाया ना वो भी खो देते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कब स्केल करना और कब डी स्केल करना। ओके। जैसे अभी आपने बताया कि काफ़ी एजेंसीज को कभी पिक्सल स्कोर नहीं पता होता, कभी और चीज़ें नहीं पता होती। अगर मुझे एक एजेंसी चूज करनी है तो हाउ डू आई नो दिस इज द राइट एजेंसी फॉर मी, या इनको इस इस स्कीम ऑफ थिंग्स या प्रोडक्ट की नॉलेज है, एड्स चलाने की नॉलेज है? क्योंकि इसमें बेवकूफ़ बनाना भी बहुत ईजी है। बहुत आसान है। तो हाउ डू आई जज? अगर मेरे को आप कोई पैरामीटर्स दो कि यार ये 3 पैरामीटर्स पे आप जज कर लो कि ये आपके लिए सही है एजेंसी या नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि आप पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताओ, ठीक है। और उनसे ही पूछो क्या कर सकते हैं, कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उनके आउटकम क्या आ रहे हैं।
उनकी पास्ट प्रोफाइल की, उन्होंने कितने लोगों के साथ काम किया है, सिमिलर बैकग्राउंड वाले लोगों सिमिलर के बैकग्राउंड वाले लोग जो आपके नीचे हैं, उनके कितने टेस्टिमनीज है, कितना रिजल्ट दिया, कितना आरओआई है, ठीक सारे है। नंबर फिगर्स लो, क्योंकि उनको रेप्लिकेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर वो चीज़। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मुझे आज तक कोई ढंग की एजेंसी नहीं मिली। पहले जब मैं सिखा रहा था तो मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी, मतलब एक कोच की ज़रूरत थी जो मुझे बता सके। लेकिन जब मैंने किसी एजेंसी को हायर करा, मेरा काम नहीं चला, तो मुझे वो चीज़ खुद सीखनी पड़ी। फिर मैंने अपनी खुद की एजेंसी खोली। अब एजेंसी में बहुत हेडक होता है, तो क्लाइंट आपके सिर पे डांस करता रहेगा। तो अब हमने वो एजेंसी हटा के सिर्फ कंसल्टिंग के अंदर अब हम एजेंसीज को कंसल्ट करते हैं, कोचेस, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर्स को हम कंसल्ट करते हैं कि आप आपको अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। तो मुझे खुद ही सीखना पड़ा। आज तक मैं अपने ऐड खुद ही चलाता हूँ। और मैं कहता हूँ कि जो फाउंडर है ना, उसको एक बारी तो पता होना चाहिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। अगर आपको नहीं पता तो आपको कोई भी पागल बना के जाएगा, आपको आरओआई कम रहेगा। आप अगर अपने प्रोडक्ट को नहीं समझ रहे हो या उस साइंस को नहीं समझ रहे हो बेचने की, तो आपका हमेशा कटने वाला है। आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ना अमन गुप्ता ने भी कही थी कि अगर आप अमेजोन पे प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको एज अ फाउंडर अमेजोन पे लिस्ट करना खुद आना चाहिए पहले, क्योंकि आप उसमें 10 गलतियां करोगे एंड यू विल लर्न योरसेल्फ कि आपने कहाँ लिस्टिंग में गलती की, कहाँ पैसा ज़्यादा कट रहा है, कहाँ नहीं कट रहा है। भले उसके बाद आप एजेंसीज को दे दो या आप मेक अ टीम, बट आपको खुद उसको एक बार ही लिस्ट करना ज़रूर आना चाहिए, जिसमें आपको सारी गलतियां कर लो जो यूजुअली लोग करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे और पूछूं कि ऐसे कौन से 3-4 मेट्रिक्स है जो फाउंडर्स या कोचेस को ट्रैक करने चाहिए अपने बिजनेस में देखने के लिए, इन टर्म्स ऑफ अगर आप लीड्स में बताना चाहते हो, मार्केटिंग के लिए बताना चाहते हो, हम सेल्स इन पे फोकस कर सकते हैं, तो ये कौन से 3-4 मेट्रिक्स है जिसमें उनको समझ आएगा कि यार ये सही लीड्स आ रही हैं, सही मार्केटिंग हो रही है, सही सेल्स हो रही है, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं कह रहा हूँ आधे से ज़्यादा लोग तो अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि इस महीने हमने इतना पैसा डाला था, इतना निकल गया, क्या गारंटी अगले महीने निकलेगा। रिस्क एनालिसिस करा कि नहीं करा। इसलिए हम हर शीट बिल्ड करवाते हैं, अपने क्लाइंट की भी अपनी भी। और जिसके पास 1 साल का डेटा ना, वो खुदा बन सकता है इस इंडस्ट्री का। कैसे उसको पता होगा कितना डालना और कितना निकालना है। अब मैं खुद अपने ना, ये मुझे 8 साल बाद समझ में आया और मुझे इतना अपने आप को इतना गधा फील हो रहा था, मैं बता नहीं सकता आपको। तो हमने क्या करा कि हमारे पास कितनी लीड आई, कितनी मीटिंग बुक हुई, कितने लोगों से बात करी, कितने लोग कन्वर्ट हुए, कितना टोकन अमाउंट आया, कितना रिफंड करा, कितने लोगों को सक्सेसफुल हुए, हम पूरा नंबर लिखते हैं। उसके बाद वो नंबर लिखने के बाद जितना हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया, जितना हमारा जीएसटी गया, कितना हमारा कैक आ रहा है, क्या सारी चीज़ आ रही है, हमारा पैट कितना आ रहा है, बैंक अकाउंट में पैसा कितना गया, प्रॉफिट मेरी जेब में कितना है। अब जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं और हमारे पास 1 साल का डेटा है और उसमें दिख रहा है कि भाई अक्टूबर में तुमने 5 लाख डाले थे, लेकिन तुम्हारा बैंक अकाउंट में 30,000 रुपये गया सब कट कटा के, तो ये 30,000 तुम्हारा प्रॉफिट है। तो इस बार क्या करना, उस 30,000 को 60,000 करने के लिए आपको 10 लाख डालना है। तो आपके पास वो नंबर है, मैच है, सारी चीज़ है, और डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ा भी होगा, 10%, 20% साल में बढ़ा होगा। तो एनी वो 30,000, 60,000 नहीं रहेगा, वो 3 लाख पहुंचेगा। तो अगर आपके पास वो मैच नंबर है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन मिल जाता है बहुत तगड़ा कि मुझे कितने पैसे डाल के कितना स्केल करना। अब एट दिस स्टेज मैं सिर्फ देखता हूँ कि मैं कितने पैसे डाल रहा हूँ और मेरा कितना निकल रहा है। अगर मैं 2 लाख डाल रहा हूँ, क्या मेरे 20 लाख रुपए बन रहे हैं? अगर मेरे 20 लाख रुपए बन रहे हैं और मैं पिछले साल का डेटा देखूंगा कि इस टाइम पे क्या हुआ था, डाउन करना है या ऊपर करना है, तो अब अगर वो ऊपर जा रहा है और मैंने पिछले साल 20 लाख का बिजनेस करा था, तो मैं कहूँगा डालो यार, 20 लाख डालो, 2 करोड़ बनाते हैं। और वो फाउंडर को हिम्मत तभी मिलती है उतना खर्च करने की, तब उसके हाथ में मैच होता है पूरे बिजनेस को, वो रिस्क एनालिसिस करके रखता है। अगर रिस्क एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो फिर वो इंसान कभी आके ग्रो कर ही नहीं सकता, वो ग्रो इतनी ही करेगा। तो जरा अगर आप, मैं बोलूँ गिव मी नेम्स ऑफ 5 मेट्रिक्स, ऐसे कौन से हैं या ऐसे क्या रेशियोज हैं जो हमें देखनी चाहिए, वो क्या होंगी? एक तो सबसे पहला कि आप अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके। ठीक है, खर्चे कितने हो रहे हैं, आपका टैक्स के बाद कितना पैसा बच रहा है, आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपका कैक कितना है। अगर यहाँ पे कुछ मेट्रिक्स देख लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत इजी होता है मैच करना कि आप मैच कर रहे हो, पैसे डाल रहे हो और कंपाउंडिंग होकर आपके पास आ रहा है, क्योंकि वो होना ही होना है। वो नंबर्स हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे। तो ये जो आपने अभी नंबर्स दिए, दे आर मोर टुवर्ड्स लीनिंग टुवर्ड्स लेट्स से कैश प्रॉफिट ग्रोथ, ये उस पे है। अगर मैं कहूँ मार्केटिंग के एंगल में मुझे क्या ऐसे मेट्रिक्स देखने चाहिए, तो वो क्या होंगे, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा टेंजिबिलिटी नहीं आ पाती है, तो उनमें क्या मेट्रिक्स मुझे इंपॉर्टेंट देखने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर एक कैंपेन चल रहा है, आप देखो CTR रेट कितना जा रहा है। CTR इज क्लिकिंग, मतलब कितने लोगों ने क्लिक किया, कितना कर रहा है, कितने। जैसे हम YouTube पे देखते हैं कि एक वीडियो को क्लिक करा, इसका CTR रेट 5 आया, 6 आया, मतलब दैट इज वेरी गुड। एड में 1 या 2 होता है,
लेकिन हमारा जाता है 10-15 पहुंच जाता है, दैट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि हमारे हुक इतने ज़्यादा पावरफुल रहता है, हमने उस चीज़ के ऊपर मास्टरी कर ली है। तो उससे हमारे पास कितनी क्लिक्स आ रही है, कितना सीपीएम जा रहा है, कितना सीपीएम हाई जा रहा है, मतलब आपकी ऑडियंस अच्छी आ रही है। ऐसे बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं जिनको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कितने में लीड आ रही है, कॉस्ट पर लीड क्या है, कितने में कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है। ये कुछ टर्म्स होती हैं, इसको डीप में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। बस अगर आप ये चीज़ें पढ़ लोगे थोड़ा सा तो आपको पता ही रहेगा सारी चीज़ों के बारे में। तो ये डेफिनेटली आपको अपनी एजेंसी से भी पूछना चाहिए कि वो ये Correct. मैट्रिक्स कैसे ट्रैक कर रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि ट्रैक क्या कर रहे हैं, तो पूछेंगे क्या कि ट्रैक क्या हो रहा है। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज मुझे मैंने ना देखा है, काफी सारे ब्रांड्स या फाउंडर्स या कोचेस अपने टेस्टिमोनियल्स को बहुत ही अच्छे वे में और इंटरेस्टिंग वे में यूज कर पाते हैं एज अ सोशल प्रूफ ऑफ देयर स्टैंडिंग। और उससे ऐसा लगता है कि यार ये शायद हजारों को करते होंगे, पर शायद उनके वैसे क्लाइंट्स शायद 10 ही हो या 15 हो, बट दे यूज इट वेरी स्मार्टली। तो टेस्टिमोनियल्स को मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही अंडर यूटिलाइज टूल है, जैसा हम लोग उनको अभी यूज कर रहे हैं या करते हैं। तो इज देयर अ स्मार्टर वे ऑफ यूजिंग टेस्टिमोनियल्स अपना सोशल प्रूफ बनाने के लिए? आपकी स्पीड 2x हो जाएगी। अगर आप मेरे एडवर्टीजमेंट देखोगे तो मेरे क्लाइंट ही है उसमें, वो बता रहे हैं कि हमने 90 डेज के अंदर 1 करोड़ करा, इतने टाइम के अंदर 1 करोड़ करा, इतने टाइम के अंदर करा। तो आई थिंक दे आर योर बेस्ट एडवोकेट, दे आर प्रमोटिंग यू। तो जो भी पहले तो पेन पॉइंट हुक हो गया, मैं वो बोलता हूँ इंडस्ट्री को लेके, लेकिन उसके बाद मेरे क्लाइंट ही बता देते हैं कि यार देखो ये चीज़ है। तो आई थिंक आपका जो रिव्यू है वो तो बेस्ट है ही जो है आपके पास, तो वो आपको आई थिंक 2-3 गुना ज़्यादा ग्रोथ दिलाई देता है। सो उसको ज्यादा आप कह रहे हो कि बूस्ट करना चाहिए, boost डेफिनेटली। करना चाहिए। हाँ, आपको एडवर्टीजमेंट चलाना चाहिए उसके ऊपर। अच्छा, काफी जैसे आपने कहा कि जब आप आउटरीच करते हो और जब आप वो स्केल कर देते हो, क्या होता है पर्सनल ब्रांडिंग में पीपल वांट यू ओनली, पर क्या ये पर्सनलाइजेशन का टच स्केलिंग के बाद कम करना इज अ गुड आइडिया, It's या important. आप अपनी कैसे मेंटेन कर सकते हो एक बैलेंस ऑफ योर पर्सनलाइजेशन आल्सो एंड ग्रोथ आल्सो? श्योर। इस चीज़ से मैं भी बहुत परेशान हुआ हूँ कि जब भी मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया ना, तो मैं इसलिए बोल रहा था कि कंपनी बनाए या पर्सनल ब्रांड, आई चूज कंपनी। अब उसमें डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। अब जब ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई ना कि पीपल जस्ट वांटेड टू वर्क विद मी, धैर्य से बात कराओ, धैर्य से बात कराओ, धैर्य से बात कराओ। फिर ना किसी ने, मैंने एक लाइन सुन ली कि क्या अंबानी तुम्हें जियो का सिम देना आता है क्या? जब भी मेरे दिमाग में बात बैठ गई ना, यार ये तो कह तो सही रहा है, हमें अपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने पड़ेंगे, हमें अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपनी डिलीवरी चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपनी हर चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। हम बैठे उसके बारे में बहुत एक रोड मैप बिल्ड करा, 10 लोगों से डिस्कशन हुआ, एक्सपर्ट्स से डिस्कशन हुआ, हम हाउ वी कैन चेंज दिस, हम अपनी पोजीशनिंग कैसे कर सकते हैं। तो digitaldaire.com है, लेकिन हमारा एक सी सूट है। सी सूट बेसिकली होता है वो टॉप 5 पीपल ऑफ माई ग्रुप जिनके लिए लोग तड़पते हैं कि यार इनकी भी एडवाइजरी हमें मिल जाए, धैर्य की तो एडवाइजरी मिल जाए लेकिन उनकी भी एडवाइजरी मिल जाए। तो हमारे 5 मेन मेंबर हैं कंपनी के, जो एडवाइजरी अगर लोग जाके देखेंगे, हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर जो है, एंड लोग चाहते हैं कि उनसे भी बात हो जाए, तो बड़ी चीज़ है। तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा कि भाई 5 सी सूट है हमारे, और हमारा पूरा एक ग्रुप है जो आपको जो चीज़ मैं बताऊंगा वो भी वही चीज़ बताएंगे आपको, क्योंकि मैंने ही उनको ट्रेन करा। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी जल्दी आप समझ जाओ कि आप अकेले इतना स्केल नहीं कर सकते, यू नीड अ टीम, यू नीड अ सी सूट। या बट आर पीपल रेडी टू पे यू दैट मच देन? यस, दे आर पेइंग। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि वो यू नीड टू सिस्टम चेंज बना। एवरीथिंग, या यू नीड टू बिल्ड अ सिस्टम, और आपको उसी हिसाब से चीज़ें बिल्ड करनी है। आपको कहना भी वही है। हम अगर पर्सनल ब्रांड में हम बोल रहे हैं, हमने पर्सनल ब्रांड बना लिया, लोग हमारी तरह देख के आ रहे हैं चीज़ें, वो एडिशनल चीज़ है, लेकिन हम बता रहे हैं कि हमारी टीम आपको बताएगी, हमारी टीम ये करेगी, तो उसका माइंडसेट क्लियर हो गया ना। वहीं पे कुछ चीज़ें ट्वीक करनी पड़ती है फिर। अच्छा, कितनी जल्दी, हाउ फास्ट वन कैन स्केल, मतलब इसका कोई वो है, कोई फॉर्मूला है कि यार इतनी जल्दी स्केल करना है या इतने वो करना है? क्योंकि अक्सर जो फेल होते हैं वो इसीलिए ज़्यादा फेल होते हैं कि वो जल्दी गिर जाते हैं कि उन्होंने अपनी स्केलिंग इतनी ज़्यादा हो गई एंड वो फिर वो उसकी एग्जीक्यूशन पे काम नहीं कर पाए। इसके लिए सिर्फ एक वर्ड है, मेंटोर। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पता है, मैं 8 साल क्यों नहीं ग्रो करा? क्योंकि खुद से ट्रायल एक्सपर्ट सारी चीज़ें कर रहा था। उसके बाद एक मेंटर पकड़ा, उसने मुझे बताया क्या नहीं करना है और रिसर्च कैसे करनी है। जो चीज़ें 2 साल में या 1 साल में हो सकती थी उसके 8 साल लगा दिए यार। जो इतना बड़ा लर्निंग कर्व था वो मुझे उन्होंने इतना सा करके दे दिया, धैर्य ये नहीं करना, ये कर लो। तो मेंटोर ही आपको बता सकता है कि वहां पे कैसे पहुंचना, और उनके पास जो ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि वही बता सकते हैं आपको,
और वो ढूंढना आसान है, क्योंकि आप जिस चीज़ में कर रहे हो, आपसे ऊपर लेवल पे तो बहुत सारे लोग हैं ना, जाओ उनसे सीखो और फिर फोड़ो उस इंडस्ट्री के अंदर जाके। सो मेंटरशिप इज इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्केल फास्ट करना है। यस। तो अब आप व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग यू आर प्लानिंग? कुछ है ऐसा जो आपको लग रहा है कि अब Right. नेक्स्ट लेवल है हमारे लिए, या Right. नेक्स्ट लेवल होगा कोचिंग इंडस्ट्री के लिए फॉर दैट मैटर? कोचिंग इंडस्ट्री के लिए तो है ही, एजेंसीज के लिए भी है, B2B बिजनेस ओनर के लिए भी है। सी, जिस चीज़ से मेरी ग्रोथ हुई है ना, मैं वही चीज़ बिल्ड कर रहा हूँ। मतलब मैं लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों पे काम करता हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं। अगर मेरा किसी के साथ रिलेशन बिल्ड होगा ना, वो ऐसा नहीं 1-2 साल के लिए। अब क्लाइंट को छोड़ के जाना, वो जाएगा, उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा इंटेंशन बहुत ये होता है कि सामने वाला बहुत पैसे बनाए और मैं भी उसके साथ बहुत पैसा बना जाऊँगा। अब क्या होता है कि हम ना, जैसे मुझे लाइक माइंडेड लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो हमने ना एक मास्टरमाइंड बिल्ड करा। मास्टरमाइंड होता है कि एक हमारा प्रोग्राम है जो बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, मतलब उसके लिए हम 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब वो ये होता है कि हम इंडिया में नहीं करते उसको, आउट ऑफ कंट्री करते हैं, दुबई, साउथ अफ्रीका, केप टाउन, बेसिकली जापान। हमने ये प्लान करा है और आगे आने वाला है, अभी हाँ दुबई में होने वाला है हमारा। तो उसमें क्या होता है कि हम ना बहुत ही स्पेसिफिक लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, मैं वो चीज़ उनको बताता हूँ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके, कि देखो 9 बजे हमारा डोर खुलता है, 1 बजे तक हम काम करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं नेटवर्किंग के लिए। जैसे क्रूज़ पे हो गया है, क्रूज़ पे गए सारे क्लाइंट के साथ, वहाँ पे हम मिलेनियर बिलेनियर को बुलाया कि भाई आपका माइंडसेट किस तरीके से काम करता है। तो मैं कुछ ऐसा बिल्ड कर रहा हूँ कि सिर्फ 99, मुझे 100 भी नहीं चाहिए। दैट इज़ वेरी क्लियर इन माई हेड कि मेरे पास सिर्फ 99 लोगों की जगह होगी 1 साल के अंदर। और अगर किसी के पास $1 बिलियन भी होगा ना, वो कहेगा धैर्य ये ले रिटायर्ड हो जा, मैं तब भी उसको एक्सेस नहीं दूंगा। आई एम वेरी क्लियर कि 99 मतलब 99। उसके अलावा आपको वेट लिस्ट में जाना पड़ेगा, जैसे रोलेक्स करता है। और मैं एक्चुअली में वही करूँगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिल्ड अ ह्यूज डिमांड, लेकिन वो सप्लाई मैं दूंगा नहीं, और मुझे वो ब्रांड बनना है। तो दैट्स वाई वी आर बिल्डिंग दिस मास्टरमाइंड। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं आपसे लास्ट चीज़ पूछूं कि एक कोच जो ग्रो कर रहा है, या एक फाउंडर जो बिल्ड हो रहा है या बिल्ड कर रहा है अपनी कंपनी को, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अब फ्यूचर में उनको ध्यान रखना पड़ेगा, या टेक वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, टूल्स वाइज, क्या हैं ऐसी 2-4 चीज़ें जो फाउंडर्स को savvy होना ही पड़ेगा अपनी ग्रोथ के लिए? राइट। मैं ना बहुत अनकंफर्टेबल था चैट जीपीटी से। मैं कुछ नहीं है, एआई वीआई फालतू की चीज़ है, लेकिन आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको ना एक ऑडियो सुनाऊंगा, आप पहचान नहीं सकते हो कि ये लड़की एआई है क्या नहीं है। एक सेकंड में सुनाता हूँ आपको, आप इस ऑडियो को सुनना। हेलो, दिस इज शिखा फ्रॉम मित्रा, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो शिखा, मुझे बुकिंग कैंसिलेशन प्रोसेस के बारे में जानना था। जी बिल्कुल, मैं आपकी बुकिंग कैंसिलेशन की प्रोसेस में हेल्प करती हूँ। क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि आपकी कैंसिलेशन में क्या इशू आ रहा है, ताकि मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकूँ? एक्चुअली मुझे कैंसिलेशन का ऑप्शन दिख नहीं रहा वेबसाइट पे, तो अब ये जो लड़की बात कर रही है, आपको क्या लगता है, रियल है क्या एआई है? लग तो भी काफ़ी रियल रही है। दिस इज एआई। ठीक है। अब लोग एआई 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 करे जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं समझ में आता कि एआई को कैसे इस्तेमाल में लेके आना है। आपने देखा होगा चैट जीपीटी के साथ आप जितनी बात कर रहे हो, उतना ज़्यादा मैच्योर होता जा रहा है, आपके हिसाब से आंसर दे रहा है, कस्टमाइज। इट मीन्स आपने उसके साथ काम करा, आपने उसको ट्रेन करा है। अब एआई इज लाइक अ ब्रह्मास्त्र, लेकिन हर कोई पे चलाना नहीं आता है। अब आप समझना, जितनी मैंने आज तक कॉल्स करी है, उसका ऑडियो निकाल के मैंने उसको फीड कर दिया, दिस इज माई स्टाइल, दिस इज हाउ आई टॉक। और डिजिटल धैर्य एक से बात नहीं करता, 50 लोगों से एक साथ बात कर सकता है एक ही टाइम पे, वही टोनैलिटी। अगर मेरी आवाज़ ऊपर नीचे होती है, कब उसने वो मेरा स्टाइल कॉपी कर लिया है, और उसको पता है कि क्या ऑब्जेक्शन, अगर मैंने उसको 100 कॉल दी हैं तो मेरा पैटर्न उसने समझ लिया है कि कैसे हर ऑब्जेक्शन को भी तोड़ना है। तो एआई ही हमारी सारी मीटिंग को स्केड्यूल करता है। Got it. अब उससे ऊपर की चीज़ बताता हूँ, स्केड्यूल तो कर दिया, हम एक और नेक्स्ट लेवल पे हैं। मेरी सारी सेल्स कॉल रिकॉर्डेड है, तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जिसको हम एआई की वीडियोस, अपनी वीडियोस जो है सेल्स कॉल की, जिसमें हमने कन्वर्ट करा है, मैं उसको यही सिखा रहा हूँ कि भाई कन्वर्ट करना है। तो मैंने उसको 150 सेल्स की वीडियो दे दी, जिसमें मैंने टोकन अमाउंट लिया 40,000, और उसको पता है कि सामने वाले से पैसा कैसे निकलवाना है। अब जूम कॉल पे क्या मैं बैठता हूँ या एआई बैठता है? ये मत बोलना आपका अवतार बैठता है। अवतार बैठता है, जिसने एक बारी अभी 40,000 निकाला है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में अभी बहुत सारे ग्लिच हैं, परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो 40,000 निकाल पाया और सामने वाला पहचान नहीं सकता है कि दैट वाज मी। और ये टेक्नोलॉजी
बहुत तगड़ी होती जा रही है। आप सोचो कि अगर ऐसे हम 1000 लोगों को एक साथ मीटिंग कर सके तो हमारे बिजनेस का टर्नओवर कहाँ जाएगा। आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, लेकिन आपको चलाना आना चाहिए। क्या किसी के पास इतना डेटा है जो हम अपनी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं? आई थिंक कोई तो कॉल भी नहीं रिकॉर्ड करता होगा, लेकिन हमें चलाना आता है कि उसको चलाना कैसे। एक टोकन अमाउंट हम ले चुके हैं इस तरीके से अपने क्लाइंट को जब हमने ऑन बोर्ड किया था। तो लोगों को समझ में नहीं आता, ये आप खुद देख के नहीं बता पाओगे डिजिटल धैर्य है या एआई है। यू कांट इवन, मेरी टोनैलिटी जिस तरीके से अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स द सेम थिंग। ग्रेट। आई थिंक देयर ये जो आपने लास्ट एंड का पॉइंट बोला, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे आप अपनी टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करो एंड उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आई थिंक आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की इन टर्म्स ऑफ लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ग्रोथ, कैश। तो जो भी इन अ वे इट्स अ मास्टर क्लास फॉर अ बिजनेस प्लान जो हम देने की कोशिश कर रहे थे। एंड आई होप अगर कोई जॉब में है और ऐसे जाना चाहता है इस राउट को, या कोचिंग में अभी शुरू कर रहा है, या कोचिंग इंडस्ट्री में है, या समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्केल करें, तो आपके इन पॉइंट से वो काफ़ी कुछ एटलीस्ट सीख सकते हैं एंड देन आगे अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं लर्निंग की, वो कैसे करना चाहें और क्या कर सकें। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपकी टॉप 2 लर्निंग्स क्या हैं। व्हाट आर द बिगेस्ट टॉप 2 लर्निंग्स जो आपको आज मिली हैं धैर्य से फॉर अ बिजनेस ग्रोथ प्लान या एक फॉर अ बिजनेस मास्टर क्लास में, एंड आप उसको कैसे अगर इम्प्लीमेंट करोगे एटलीस्ट आप वो बताइए। आई थिंक जैसे ये भी डेटा मिलेगा धैर्य, आपको भी समझ आएगा कि लोगों को आपसे क्या सीखने को मिल रहा है और क्या उनको समझ आ रहा है इन चीज़ों से। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, ये शेयर करना लोगों से जिनको ऐसी लर्निंग की ज़रूरत है, और हम ऐसे ही और अच्छी कॉन्वर्सेशंस लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वरना आप ऐसे गेस्ट्स को नहीं एक्सेस कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या।